हेलो व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, यह बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स के माध्यम से जो कुछ सवाल आ रहे थे कि सर अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, एलएसी और एलओसी को समझाने का ज़रा प्रयास किया जाए। तो आज का जो ये एपिसोड तैयार हो रहा है, यह आप लोगों के डिमांड पर एलएसी और एलओसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एलएसी और एलओसी क्या है। हालांकि यह अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। एलएसी और एलओसी को जानने से पहले हमने जैसा टॉपिक बनाया है, हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर को भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ बॉर्डर से मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसे आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। हम लोग इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। ये हमें एलओसी और एलएसी को समझाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारे हाथ में एक छोटा सा मानचित्र है, इंडिया का जो पॉलिटिकल मानचित्र है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक सीमाएं जो इस तरह से जा रही है, ये हमारी बाहरी सीमाएं हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सीमाओं का जो सीमांकन किया गया है वो दो आधार से किया जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो सीमा अभी आप रेड कलर से दिख रही है, यह स्थलीय सीमा है, स्थल के साथ हमारे देशों के साथ मिल रही है। और नीचे में एक जलीय सीमा आती है। तो हम लोग अभी स्थलीय सीमाओं की बात करते हैं। ये स्थलीय सीमाएं हम इस मानचित्र में भी इसको देख सकते हैं कि ये स्थलीय सीमाएं हमारे भारत के 7 देशों के साथ मिलकर बन रही है। और ये जो स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ, इसमें आप नाम देख सकते हैं। हमने क्रम से यहाँ भी लिखने का प्रयास किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश, ये 7 देश आते हैं इसके अंतर्गत। ये 7 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है और ये कुल सीमाएं हमारी 15,200 किलोमीटर की बनती है। अब यहाँ से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न भी निकल के आ जाते हैं, जिसे भी मैं इसमें समेटने का प्रयास किया है। सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक, ये नंबर 1 पर है। 4,096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनती है। क्योंकि ये बांग्लादेश की जो सीमाएं यहाँ आप देख रहे हैं, ये सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है। तो 4,000 नंबर 1 पर, तो सबसे ज्यादा बन गया। यहां से एक प्रश्न आता है। और दूसरा सबसे कम, तो सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, जो सिर्फ 80 किलोमीटर की सीमाएं बनती है। तो यहां से 2 प्रश्न आ गया। जब सीमाओं की बात होती है तो सीमा से संबंधित इंटरनेशनल बाउंड्री पे 2-3 प्रश्न आ जाते हैं कि किन देशों के साथ कौन सी है। तो भारत के संदर्भ में 3 सीमा रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम होता है रेड क्लिफ रेखा। आप लोगों को याद भी होगा, इस रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था और यह 1120 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है। दूसरी सीमा रेखा जो जस्ट आप पाकिस्तान देख रहे हैं, इसके बाद अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 80 किलोमीटर आती है। इसका नाम होता है डूरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में बना था। लेकिन भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद ये चूंकि अफगानिस्तान का विभाजन हो गया, तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया, जिसे हम लोग भारत और अफगानिस्तान के बीच कहते हैं। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गया। तो ये 2 सीमा रेखाएं आ गई। पहला रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा डूरंड रेखा, जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, अब आजादी के बाद अर्थात 1947 के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ गया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये चीन के बीच बना हुआ है और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था, जो लगभग 1140 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। तो ये 3 रेखा हमने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से संबंधित देख लिया। अब जरा देख लीजिए कि बाउंड्री होती क्या है। तो ये सभी देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है उसको सभी देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और इस पर जो 2 देश के बीच बनी हुई है, जैसे हमने कहा, अगर मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच है, या भारत अफगानिस्तान के बीच है, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, जिन 2 देशों के बीच भी होती है, उन 2 देशों के बीच तो सहमति होती है। साथ ही साथ जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है या संगठन है, वो सभी इसको मान्यता देती है। ये होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।
एक चीज यहां हम लोग और गौर से देख ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो दर्शाई जाती है मानचित्र पर, तो उसको दर्शाने का एक संकेत होता है। तो आप देखते हैं इस प्रकार की लाइन और 2 डॉटेड लाइन, इस माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाई जाती है। तो ये हमने इसे बॉर्डर से समझने का प्रयास किया। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं एलओसी और एलएसी। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं एलओसी और एलएसी क्या है। जरा इसे साफ कर ले। आइए देख लेते हैं एलओसी और एलएसी, जो हमारा आज का मुद्दा था। एलओसी और एलएसी जानने से पहले हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री को देखें। एलओसी, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण रेखा। ये दोनों वर्ड अर्थात एलओसी और एलएसी, एलओसी का फुल फॉर्म हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी का फुल फॉर्म हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यहां बाइफरकेट करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये दोनों ही क्षेत्र जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आप यहां पर इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। मैं इसे ड्रॉ करने का भी प्रयास कर रहा हूं। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। इसी से संबंधित ये दोनों लाइन जुड़ी हुई है। हालांकि ये कोई आधिकारिक लाइन नहीं है। आप एलओसी को देख लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो हमारी सीमाएं थी इसके समानांतर बगल से एक रेखा बनाई गई। आप इसे इस तरह से समझ लें। ये देख लीजिए, ये एलओसी जो है, जो नियंत्रण रेखा, पहले हम एलओसी की बात कर लेते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की। ये पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा थी उसके साथ ये बनाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच है एलओसी। ये शुरुआत होती है इसकी जम्मू में अखनूर से। ये जो पॉइंट है ये अखनूर है, और जो इसका लास्ट पॉइंट है ये है NJ 9842। ये दोनों जम्मू का क्षेत्र है। यही क्षेत्र जो है ये एलओसी है। ये जो नियंत्रण रेखा, सीमा रेखा इधर से गई थी। ये 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि भारत के विभाजन के बाद हमारे जो भारत के बहुत सारे रियासत थे, लगभग 500 से अधिक रियासत थे, जिसमें 3 रियासत जो है वो भारत के विलय पत्र जो था उस पर समझौता नहीं कर रहा था। हैदराबाद, जूनागढ़ और एक ये जम्मू कश्मीर था। तो हैदराबाद और जूनागढ़ तो सरदार पटेल जी के सहयोग से, उनके प्रयास से आ गया रास्ते पर। लेकिन ये जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि यहाँ उस समय यहाँ के जो शासक थे, राजा थे हरि सिंह, वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। तो ये कमजोरी देख करके 1947 में जैसे ही भारत पाक विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान के कबायलियों द्वारा यहाँ आक्रमण कर दिया गया, ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। उसके बाद 1947 के बाद 1948 में दोनों की तरफ से युद्ध होने लगी। उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि हरि सिंह को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री से जो है सहयोग लेना पड़ा, और जब सहयोग लेना पड़ा तो एक टर्म्स रख दिए गए, जो विलय पत्र पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। तो कुछ समझौते, कुछ शर्तों के साथ विलय पत्र पर घोषणा हुआ। अब जो ये जम्मू कश्मीर की लड़ाई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई हो गई। भारत का समर्थन मिल गया। तब तक जो थी पाकिस्तानी सेनाएं यहां तक प्रवेश कर चुकी थी, और उसके बाद जो सीज फायर, विराम हुआ दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद, तो ये एक यहां तक सेनाएं पहुंच चुकी थी और यहां पर आकर के युद्ध विराम की स्थिति बनी। ये जो रेखाएं बन गई ये एलओसी हो गया, और यहां का जो ये क्षेत्र, तब तक ये क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन चला गया, तो ये कहलाने लगा POK, अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये क्षेत्र भी हम लोग यहां जान गए कि ये पाक अधिकृत क्षेत्र क्या है, पाक अधिकृत क्षेत्र क्या है, यहां हम लोग इसे भी समझने का प्रयास कर गए। तो ये एलओसी जो है ये क्या कर दिया, ये एक बाहरी बनेगा। अभी यहां पर ये सीमाएं जो हम लोग जान रहे थे अभी कि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, अभी फिलहाल ये यहां से यही है एलओसी। अब ये एलओसी के संबंध में कुछ और बात हम लोग जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो है ही, ये इसकी जो दूरी है ये जो लगभग ये 740 किलोमीटर में ये फैली हुई है। और भारत जो हम लोग जम्मू कश्मीर का क्षेत्र मान रहे थे, इसका 1/3 क्षेत्र लगभग इसके अधीन पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र चला गया।
यहाँ की जो सीमाएं हैं कहीं 100 मीटर तो कहीं 5 किलोमीटर तक की दूरी बनी हुई है। और यहाँ दोनों बगल हमारी जो सेनाएं हैं, बगल इस बगल हमारी भारतीय सेनाएं और इस तरह पाकिस्तान की सेनाएं, और बीच का जो क्षेत्र एक होता है जो नो मैंस लैंड कहलाता है, यहाँ पर हमारी सेनाएं टिकी रहती है और यहाँ पर पाकिस्तानी सेनाएं टिकी रहती है। और बीच बीच में कभी तनाव का माहौल हो जाता है तो यहाँ पर जो है मिलिट्री के द्वारा लगभग ये सीमाएं बनाई गई है। तो ये LOC से संबंधित बातें आ गई। अब आइए जानते हैं LAC के। LAC का फुल फॉर्म आप जान गए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब सबसे पहला प्रश्न है कि ये LAC किसके बीच है, तो हम लोग जान लें कि ये भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है और ये भारत और चीन के बीच बना हुआ है। भारत और चीन के बीच हम लोग जान रहे थे कि कौन सी सीमा रेखा बनी हुई थी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनी हुई थी। यहां पर यह भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको हम मानचित्र में देखने का प्रयास करें तो LAC का जो निर्धारण है ये हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सीमा है यहाँ ये नेपाल के साथ बना हुआ है। तो इसके ऊपर ये क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये तीन जो हम हरा कलर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर चीन के साथ सीमाएं हमारी बन रही है। तो यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है लगभग इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर विवाद है। मुख्य रूप से ये जम्मू कश्मीर पर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी एक विवाद आ गया। आप देख रहे हैं कि हरे कलर से जो क्षेत्र आ रहा है यही वास्तव में LAC का क्षेत्र होता है। ये जब भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुई थी 1962 में, भारत और चीन के जो बीच युद्ध हुई, तो वहाँ पर जो युद्ध हो रही थी उसके बाद जो युद्ध हुई, हम लोग देख सकते हैं कि चीन के साथ जो सीमा बन रही थी, ये तीन सीमाएं आप देख रहे हैं, नेपाल के बाद वाला क्षेत्र जो है यह लगभग 3488 किलोमीटर लगभग ये क्षेत्र आता है। तो लेकिन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है चीन। ये 2000 किलोमीटर के क्षेत्र पर कह रहा है और तब तक ये इधर ये क्षेत्र आ गया। और यहाँ पर आकर के 1962 के युद्ध में ये एक आप जो ये हरे कलर का लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक सेनाएं पहुंच गई और यहाँ आकर के सीज फायर युद्ध विराम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये जो लाइन बनी इसी को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चूंकि हमारी सीमा तो ये दिख रही है रेड कलर से, लेकिन युद्ध के बाद जो स्थिति बनी तो ये सीमाएं बन गई, यही सीमाएं है LAC। अब यहां एक चीज और जानने की बात है कि आप ये जो भूभाग देख रहे हैं, ये यहां वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र आ रहा है, इसे कहा जाता है अक्साई चीन। तो यहां हम एक चीज और सीखने का प्रयास कर लिए कि अक्साई चीन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद जो हमारे यहाँ की क्षेत्र बनी, अभी ये जान लीजिए कि ये भी इस पर जो है वो चाइना का ही अधिकार है। तो हमारे दोनों तरफ से, इधर आपने पाकिस्तान को देख लिया, इधर चाइना का देख लिया, दोनों से संबंधित इधर POK बन गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर जो बन गया वो क्षेत्र क्या कहलाया, अक्साई चीन। तो यहाँ ये भी टर्म जानने की जरूरत है। ये क्षेत्र हमारा था अभी चाइना के अधीन है, तो ये अक्साई चीन कहलाया। तो LAC से संबंधित बातें हो गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच है, और इसकी जो शुरुआत होती है आप इस मानचित्र से देख लेते हैं कि यहाँ जो शुरुआत होती है चीन के साथ, ये है हमारा काराकोरम से अरुणाचल प्रदेश के बीच, यहाँ हम म्यांमार भी कह सकते हैं इसे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यह प्रायः शांत रहता है और इसके बीच की जो दूरी वो कह रही है कि कहीं 50 से 100 किलोमीटर की बीच। यहाँ जो सैनिक रहते हैं, भारत और चीन की जो LAC पर सैनिक रहते हैं, वो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी को मेंटेन करते हैं यहाँ के सैनिक। इसका निर्धारण 1962 के बाद हुआ। यहाँ लगभग हम लोग जानते हैं और ऐसा आ रहा है कि ये लगभग शांत क्षेत्र होता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो जान रहे हैं कि अभी गलवान घाटी वाला क्षेत्र आया। इससे पहले हम लोग एक 2017 में याद होगा डोकलाम विवाद हुआ था, ठीक है। उससे पहले भी विवाद होते रहे हैं, 2013 में हुआ है, 2014 में अलग अलग जगहों पर हुआ है। हाल फिलहाल में दो हमें याद आ रहा है, एक गलवान का और एक डोकलाम वाला क्षेत्र। तो ये यहाँ विवाद का कारण बन जाता है। तो ये था हमारा LOC और LAC का डिफरेंस। हम लोग लगता है प्रयास कर रहे हैं कि अब तक हम लोग LOC और LAC के जानने का प्रयास कर लिए होंगे।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे और इसी तरह के टॉपिक आप हम तक भेजते रहेंगे तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।